बजट 2026 पर भाई चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ वैभव डांगे जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवीण सिंघल जी भी जुड़े हुए हैं। वैभव जी, ब्रेक से पहले आपकी बात मैंने इंटरप्ट कर दी थी। खासतौर से यूथ के एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात हो रही थी और ये कहा भी सरकार ने कि जेनजी को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला बजट, क्या इसे पूरी तरह से माना जाए या उसमें भी सिर्फ कुछ अभी चैलेंजेस हैं जिसको परफॉर्म करने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं सरकार को? देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सरकार को मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और सर्विस सेक्टर, इन तीनों पे अपना फोकस जारी रखना पड़ता है। और मुझे लगता है इन तीनों एरिया में सरकार ने अपना फोकस जारी रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा पुश जो पिछले लगातार 10-11 साल से मिल रहा है, 1,11,000 करोड़ से इस बार बढ़ाकर 1,22,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की बात सरकार ने की है। तो मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश बना था वो लगातार जारी है, जिसमें हाईवे, रेलवे के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, रेलवे के 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात सरकार ने की है, जो बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बनता है इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। सरकार ने इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से 22 नए नेशनल वाटरवेज बनाने की बात की है। खास करके माइनिंग सेक्टर का जो सारा गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए अंगुल और तालचेर में इमीडिएटली 2 वाटरवेज शुरू करने की बात की है। इन इनलैंड वाटरवेज के शिप्स और शिप मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर के लिए पटना और वाराणसी में उसका इकोसिस्टम बनाने की बात की है। इसी पूरे कॉरिडोर में वहां के युवाओं को इस प्रकार की इनलैंड वाटरवेज की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देने की बात की है। ये सारी बातें ऐसी है जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है, जिससे लोगों के लिए नए इन्वेस्टमेंट के कारण एम्प्लॉयमेंट बनता है। जैसे सर्विस सेक्टर की मैंने बात की, चाहे टूरिज्म हो, चाहे कल्चर में जो नए नए प्रकार के इनिशिएटिव्स और चाहे मेडिकल टूरिज्म के लिए हो, चाहे कन्वेंशनल टूरिज्म में लगभग गाइड्स को अपग्रेड करने के लिए, उनका स्किलिंग करने के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था करने की बात सरकार ने की है। तो ये सारी बातें मुझे लगता है ऐसी है जो अल्टीमेटली विच लीड टू हेल्प इन पुशिंग द एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो सरकार का एक फोकस बजट का हमेशा यही रहना चाहिए कि हम इस प्रकार का व्यवस्था निर्माण करें जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के माध्यम से, अलग अलग प्रकार की भारत सरकार के इंसेंटिव्स के माध्यम से, सब्सिडीज के माध्यम से एक इकोसिस्टम बने जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित ही उस दिशा में गया हुआ बजट है और आने वाले दिनों में इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट अगले कुछ सालों में, और पिछले 11 साल में हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट दिखे हैं, तभी भारत की अर्थव्यवस्था आज हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गए हैं और आने वाले दिनों में और हम आगे जाने की बात कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कई सेक्टर को एड्रेस करने का काम वित्त मंत्री ने किया है और उस सब में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस सेक्टर और उसको पुश करने के कारण जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज है उसको पुश करने का लगातार वित्त मंत्री ने प्रयास किया। एक और एरिया जिस पे मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, जिसके कारण एक बड़ा पुश हमारे देश में मिल सकता है, वो है हमारा देश आज लगभग 45% अर्बनाइज हो गया है। हमारे देश की 45% पॉपुलेशन आज अर्बन सेंटर्स में रह रही है, सिटीज में रह रही है, और खास करके टियर 2, टियर 3 सिटीज जिसको कहते हैं, जिसकी पॉपुलेशन 5 से 10 लाख के बीच में है। ऐसे सिटीज के लिए वित्त मंत्री ने विशेष योजना घोषित की है इस बार के बजट में, जिसको सिटी इकोनॉमिक रीजन ऐसा उन्होंने नाम दिया है। और इस सिटी इकोनॉमिक रीजन को ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए वहां के इन्वेस्टमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वहां अलग अलग प्रकार की सुविधा देने की बात हो, ऐसी सब बातों के कारण लगभग 5,000 करोड़ हर शहर को अगले 5 साल में जो इस प्रकार की स्कीम्स वो बनाएगा, उसके लिए सरकार ने कुछ एक फंड उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पुश है, क्योंकि हम कई सालों से लगातार सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश गांव में बसता है। ये सच्चाई है कि हमारा देश गांव में बसता है, लेकिन अब लगभग 45% देश हमारा शहरों में बसता है। और इसलिए इन शहरों को जब तक हम ग्रोथ इंजन नहीं बनाएंगे, और खास करके जो बड़े 8-10 या 20 शहर है जो हर राज्य की कैपिटल का हो, उससे आगे जाके टियर 2, टियर 3 सिटीज में, जैसे इन मेट्रो को
आज सरकार ने 4-5 शहरों से वैभव जी, बढ़ाकर 25 शहरों में एक सवाल मेरे मन में इस वक्त आ रहा है, क्योंकि हम टीयर 1 की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जब रखा गया था, लेकिन अभी तक हम उसको पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए हैं, कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। तो आपको लगता है कि वो कंपैटिबिलिटी हम बना पाएंगे कि हम उस चीज को भी पूरा हम कॉम्पीट करते हुए कवर कर लें और फिर हम टीयर 2 और टीयर 3 को जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं उसे पूरा कर पाए? क्योंकि टीयर 1 में भी अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हाउ कुड वी फाइंड दैट? फिर देखिए, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे और हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, लेकिन हमें जो अचीव करना है वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम चलना रुक भी नहीं सकते। हमें लगातार चलता रहना पड़ेगा। जहां जहां इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कमी रही है उसको आगे पूरा करते हुए हम नए नए एवेन्यूज को भी हमें ध्यान देना होगा। और इसलिए ये जो सिटी इकोनॉमिक रीजन की बात वित्त मंत्री ने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लिए कही है, उन सिटीज से आज जो इस प्रकार का पलायन हम बड़े शहरों में देखते हैं उसको रोकने का एक दूसरा माध्यम हमारे पास यही है कि हमारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, ताकि हमारे वहां के यंग लड़के लड़कियां जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं उनको वहां कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, वहां प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, ताकि कई प्रकार के सर्विस सेक्टर्स, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे आईटी बेस्ड सेक्टर्स हो, चाहे डेटा सेंटर्स हो, जिस पर सरकार ने बहुत बड़ा फोकस दिया है और कई सारे टैक्स इंसेंटिव्स में उसमें दिए हैं, ऐसे सारे जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, ये जो नए सेक्टर्स आने वाले दिनों में बढ़ रहे हैं, उन सेक्टर्स के लिए और खास करके इन चीजों के लिए इन सिटी इकोनॉमिक जोन रीजन्स को भी पुश करने का जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे स्मार्ट सिटीज में हम पूरा नहीं कर पाए तो उसको भी आगे बढ़ाता रहना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आगे और उससे एक कदम आगे की ना सोचे और काम ना शुरू करें। मुझे लगता है हम आज काम शुरू करेंगे और सरकार ने बहुत वास्तविक टारगेट रखा है कि अगले 5 साल में इन सिटी इकोनॉमिक्स रीजन्स में आइडेंटिफाई करके उनके इन्वेस्टमेंट और ये कहा भी जाता है कि मैंने पहले भी कहा कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन विपक्ष अगर ये सोचता है, प्रवीण जी जल्दी से, कि बहुत जल्दी से बताइएगा सर, कि विपक्ष अगर ये सोचता है कि रोम एक ही दिन में बन जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। प्रवीण जी जल्दी से। जी, आपने देखा होगा जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, विपक्ष कुछ ना कुछ करता रहता है। मोदी अच्छा काम करते जा रहे हैं, लेकिन वो काम उनको दिखाई नहीं देता है कि मानसिकता है, हमारी सोच का फर्क है। उनकी सोच वहां तक जा नहीं रही है जहां तक मोदी का विजन जो है। इसमें कोई भी हम काम कर रहे हैं वो देखते हैं कि आम जनता को क्या मिल रहा है, वो ये देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब नजर नहीं, नजरिया बदलो, सोच बदलो और तस्वीर तब बदलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव डांगे जी और बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सिंघल जी, आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर आज का बजट आशाओं का बजट इसे जरूर कहा जाएगा, विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट कहा जाएगा। यह बजट और क्या कुछ खास लेकर आया, धीरे धीरे विश्लेषण होगा, धीरे धीरे तस्वीरें और स्पष्ट होगी। तो बेहद खास ये बजट, और इस बजट से आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं। सरकार ये कह रही है कि ये विकसित भारत को परिलक्षित करने वाला बजट है। हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में वैभव डांगे जी जुड़ रहे हैं, जो न केवल इकोनॉमिस्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भी रह चुके हैं। वैभव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बजट 2026, उम्मीदों का बजट, किस तरह से लेते हैं आज के बजट को आप? नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है सरकार ने, वित्त मंत्री ने पिछले उनका अपना 9वां बजट था जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, पर पिछले 12 साल में सरकार ने जो दिशा रखी है और जो प्रधानमंत्री ने लगातार बार बार कहा है कि वी वांट टू रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, मुझे लगता है उसी दिशा में ये बजट है। बजट के जो फोकस एरिया वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्टता से रखे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को फोकस किया गया, जिसमें हमारे देश के 7 लक्ष्यों को रखा गया आने वाले दिनों में, हेल्थ, स्किल, इंफ्रा, तो हर प्रकार के सेक्टर पर वित्त मंत्री ने अपने तरफ से कोई ना कोई बात रखने की कोशिश की, चाहे वो बायोफार्मा स्कीम हो, चाहे वो टेक्सटाइल को फोकस करने की बात हो, चाहे वो रेयर अर्थ मटेरियल्स के कॉरिडोर की बात हो, चाहे टेक्सटाइल को सेक्टर को पुश करने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर जो सरकार का कई सालों से फोकस है उसको और रीएनफोर्स करने की बात हो, चाहे सेमीकंडक्टर को पुश करने के लिए उसकी एक नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी और उसको पुश करने के लिए लगातार प्रयास हो, चाहे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात वित्त मंत्री ने कही हो, चाहे 22 नए इनलैंड वाटरवेज की बात अगले 5 साल में वित्त मंत्री ने कही हो, जिसमें से 2 के लिए इमीडिएट प्रावधान, तालचेर और अंगुल के जो माइनिंग प्रोडक्ट्स है उसको पोर्ट्स के माध्यम से पहुंचाने के लिए, कोस्टल शिपिंग के लिए जो एक बड़ा फोकस
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है। इस प्रकार के मुझे लगता है कुल मिलाकर मिला जुला बायो सेक्टर के लिए कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन की स्कीम पर एक बड़ा प्रोग्राम और उसके लिए लगभग 20,000 करोड़ की व्यवस्था अगले 5 साल में करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी और पोल्यूशन और उससे रिलेटेड डीकार्बनाइजेशन का जो ग्लोबल एजेंडा है उसको भी मुझे लगता है वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एड्रेस करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है वित्त मंत्री ने लगभग जितने एरिया है जिसपे कहने के उन्होंने ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसे सारे विषयों को रखने की कोशिश की है। लेकिन वैभव जी, Taxation में एक चीज of course आपने बड़ी कई प्रकार महत्वपूर्ण की बात कही, simplification आपने की बड़ी बात की महत्वपूर्ण है। बात कही। एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि रिफॉर्म परफॉर्म एंड देन ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर रिफॉर्म तो किया गया, लेकिन परफॉर्म करने के लिए जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये भारत को के विकास के पहिए को तो गति देगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आम जनमानस की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा किया जाए, उनकी पॉकेट पर बल कम हो, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़े। तो क्या उस उपलक्ष्य में आपको लगता है कि यह बजट वाकई कारगर साबित होगा? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है ये सही दिशा में, उस दिशा में जाता हुआ बजट है। जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स परफॉर्म तो सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन पिछले 11 साल में 12 साल में इस सरकार का इम्प्लीमेंटेशन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमेशा बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे पीएलआई स्कीम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम हो। तो इसलिए वित्त मंत्री ने जो 3-4 बातें आज कही, चाहे वो की बात हो, जो 200 कन्वेंशनल सेक्टर्स है हमारे, 200 कन्वेंशनल लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, उनको भी पुश करने की बात वित्त मंत्री ने कही, उसके लिए भी आगे बढ़ाने की बात वित्त मंत्री ने की। साथ ही साथ कई प्रकार के जो आज नए फोकस एरियाज कहे,